क्या रेजोल्यूशन 370 पे था या फिर स्पेशल स्टेटस पे था? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है और वो मैंने पोजीशन कहते हैं हमने तो अभी पैरेलल असेंबली शुरू की है, हम अगर ऐसा ही माहौल रहा तो पैरेलल सरकार भी चलाएंगे। कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, CIC ऑपरेटर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, होम गार्ड, रहबरे खेल और जो भी अदर कैटेगरीज हैं, ये हमने मंशूर में लिखा है। इन सब के हम आस्ते आस्ते इन पे सब पे फैसला करेंगे और ये गवर्नमेंट वादाबंद है। और ये ऐसे देखिए, PDP वाले और ये हमारे सजाद साहब लाते हैं, कहते हैं 370 को एब्रोगेट किया। ये तक वो नहीं जानते हैं कि 370 एब्रोगेट नहीं हुआ। 370 का जो प्रोविजन है अंदर, उसको डायल डाउन। आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे जिसको कहते हैं ना, वो टॉर्च बेयरर रहे हैं हमारे स्पेशल स्टेटस पे, हर एक बार अपनी स्पीच में उन्होंने कहा है और वो पहले जो असेंबली में पहला हमने वो पूरा किया। तारिक हमीद कर्रा जी क्यों कहते हैं कि 370 पे रेजोल्यूशन नहीं था, ये सिर्फ स्पेशल स्टेटस पे था? तो स्पेशल स्टेटस है क्या हमारा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, कंफ्यूजन आप ये समझिए, पहला वाला रेजोल्यूशन जो उसने वो ड्रामा किया, उसमें 370 की मानते हैं ड्रामा है? ड्रामा था ना, मतलब पहले दिन देखिए, हर एक चीज उसूल के तरीके से चलती है। फिर एक असेंबली मेंबर और एक रास्ते पे कोई चिल्ला रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं। महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने इन 2-4 लोगों को जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करवा रही है। ये वही लोग हैं, और मैं बार बार बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वही लोग हैं जिन लोगों ने 2019 किया। काश 2014 में ये लोग बीजेपी के इसमें दामन में नहीं गए होते। कौन? ये पीढ़ी हमने रेजोल्यूशन पास किया, आगे आकर हिला रहे थे वो रेजोल्यूशन, हम इसके फेवर में हैं। ऐसा क्या हुआ बाहर, कौन सा इनको फ़ोन आया, या अब मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, डंडा आया या डांट पड़ी कि वापस आए दूसरे दिन? नहीं जी, इसमें हमें अब चेंज चाहिए। और वो भी जब पास होने के बाद कहते हैं अमेंडमेंट कराओ। फिर जब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर और मैं हूं जावेद ख़ान। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नई सरकार बनी है, मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है और कई सारे ऐसे काम हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अव्वल दिन से ही जो है वो करना शुरू कर दिए। फ़िलहाल के तौर पर लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आगे किस तरीके से निज़ाम चलेगा और असेंबली में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों या फिर अपोजिशन के साथ जिस तरीके से इस वक्त हमें माहौल देखने को बन रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और इसी के साथ साथ MLA जेडिबल तनवीर सादिक जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल रहेगा, पहला इंटरव्यू हो रहा है आपकी जीत के बाद, जिस तरीके से इस वक्त असेंबली में बीजेपी वालों को मार्शल्स की जानिब से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, सो ये किस तरीके का अंदेशा देता है? क्या अपोजिशन के बिना जो है असेंबली चल सकती है? देखिए, किसी भी जमहूरियत में अपोजिशन के बगैर वो एक जो सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है वो आती नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी स्पीच में ये बोला कि जिस हाउस में अपोजिशन ना हो उस फिर जवाबदारी नहीं रहती है। अपोजिशन का काम ही है कि वो गवर्नमेंट को जवाबदार बनाए, किसी तरीके से आंसरेबल जिसको कहते हैं वो बनाए। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वालों ने जिसके लिए वो चुने गए थे, उन लोगों ने ना उनके लोगों की बात उठाई, ना जो बुनियादी मसाइल थे जिसके लिए लोगों ने उनको चुना था। हम एक्सपेक्ट करते थे कि अपोजिशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है उसको कॉर्नर करे चीज़ों पे, लेकिन वो अपनी उस सियासत में रहे। और मैंने अपनी स्पीच में भी वो बात कही कि वो एक टर्किश प्रोवर्ब है कि उनने जम्मू के लोगों को इतना गुमराह किया, झूठ बोला। वो एक प्रोवर्ब है कि जो जंगल है वो हमेशा वो लकड़ क्या कहते हैं उसको कश्मीरी में तबर कहते हैं, तबर। उसको वो उनको कहता था, हम आपके अपने हैं, क्योंकि उसके वो पीछे वो जो लकड़ का लगा हुआ है। तो इसीलिए जब तक उसने पूरा जो जंगल है वो काट दिया। वही बीजेपी ने जम्मू का किया, ये बोल के कि हम आपके अपने हैं, एक प्रॉस्परस स्टेट को। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर इस रियासत में सबसे अव्वल नंबर पे आती थी, चाहे वो पॉवर्टी के बारे में हो, चाहे वो यहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो यहाँ के जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, उसमें नंबर 1 आता था। नंबर 1 नहीं तो, लेकिन अगर आप 1 से 10 की बात करेंगे स्टेट्स में, उसमें आते थे। लेकिन उस स्टेट को आपने डाउनग्रेड कर दिया, 2 हिस्सों में बांटा और यूटी बना दिया। उसके बावजूद बीजेपी कहते हैं हम जम्मू के खैर खा हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक मौका मिला था उनको, लोगों के जो मसाइल हैं उसको उजागर करना। इनकी तो
इनडायरेक्टली एलजी हुकूमत थी, अभी तक बीजेपी की थी, बीजेपी के ही लीडर एलजी हैं, और उसके बावजूद भी लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। तो अफसोस होता है कि काश बीजेपी के जम्मू के जो लोग हैं उनने थोड़ा सा ये समझा होता कि इस वक्त बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना। बट चलिए, जिस तरह उमर साहब ने कहा, अब ये जो हुकूमत है वो जम्मू की भी है और कश्मीर की भी है, और उमर साहब हर एक रीजन के सीएम हैं और ये गवर्नमेंट उन सब की है। कोशिश करेंगे, असेंबली में कोशिश करनी थी कि सब लोग मिल के इस रियासत को आगे ले, लेकिन शायद बीजेपी वो चाहती नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं हमने तो अभी पैरेलल असेंबली शुरू की है, हम अगर ऐसा ही माहौल रहा तो पैरेलल सरकार भी चलाएंगे। यही तो अफसोस है, ये धमकियाँ, ये आप सोचिए, आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, थम्पिंग मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आई है, उसके बावजूद ये धमकियों का सिलसिला, ये हमें धमकाना कि स्टेटहुड पे हम रुकावट लाएंगे, हम वो करेंगे, गलत है। ये तो लोगों के साथ धोखा है, सरासर धोखा है। ये तो जिसको कहते हैं ना गुंडागर्दी है। जहां इस वक्त बीजेपी को दिल्ली में जाकर हर एक दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दीजिए, वहाँ ये हमें धमकी देते हैं कि हम यहाँ रियासत को चलने नहीं देंगे, यहाँ की गवर्नमेंट को। तो अगर ऐसा होता है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि हम स्ट्रांग हैं, हमें नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुश्किलात में कौन आते हैं? जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग। तो ये चीज़ बड़ी अफसोस है कि ऐसा कुछ है। बट पूरा यकीन है हमें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में ये बात कही है कि जल्द से जल्द वो स्टेटहुड देंगे। और जिस तरह उमर साहब वज़ीर आज़म से मिले, गृह मंत्री से मिले, और जिस तरीके से उनका जो रिस्पांस था वो बड़ा पॉजिटिव है। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द लोगों को उनकी वो स्टेटहुड वापस, फुल स्टेटहुड वापस दें, ताकि जो ये मसाइल है लोगों के, वो उसमें कमी हो और किसी तरीके से कोई अड़चन ना आ जाए। क्या रेजोल्यूशन 370 पे था या फिर स्पेशल स्टेटस पे था? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है और वो मैंने स्पीच में भी बहुत क्लियर की। मैं आपकी वसादत से पहले उन 5 लोगों से एक सवाल पूछूँ और साथ में ये जो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के पास 2019 से पहले वाला स्पेशल स्टेटस से ज़्यादा कोई था? कोई स्पेशल स्टेटस था? नहीं था। एक ही स्पेशल स्टेटस था 2019 में, जिसको हम स्पेशल स्टेटस कहते थे। उस स्पेशल स्टेटस में 370 था, उस स्पेशल स्टेटस में 35A था, उस स्पेशल स्टेटस में जॉब सिक्योरिटी थी, लैंड सिक्योरिटी थी, यहाँ के जो हमारे अपने रिवर्स और अपने इदारे हैं उसके ऊपर अपना होल्ड था। उस सब को समेट के हम स्पेशल स्टेटस उसको कहते थे। और वही स्पेशल स्टेटस जब हमने रेजोल्यूशन में रखा कि जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करती थी जम्मू कश्मीर, वो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर को वापस दीजिए। उसमें तो कोई दो राय नहीं थी, कोई पूछे। लेकिन देखिए, अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, और ये हैरानी की बात है, ये जो पीडीपी वाले और ये हमारे सजाद साहब लाते हैं, कहते हैं 370 को एब्रोगेट किया। ये तक वो नहीं जानते हैं कि 370 एब्रोगेट नहीं हुआ। 370 का जो प्रोविजन है अंदर, उसको डायल डाउन किया, उसको थोड़ा सा वो नीचे किया, और वो जो अमेंडमेंट्स की वजह से उस चीज़ों को बाहर निकला। जब आप स्पेशल स्टेटस कहते हैं, हम कहते हैं उस 370 में उसको वापस लाओ। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, पर ये लोग निजी 370 लाओ। तो तारिक हमीद कर्रा जी क्यों कहते हैं कि 370 पे रेजोल्यूशन नहीं था, ये सिर्फ स्पेशल स्टेटस पे था? तो स्पेशल स्टेटस है क्या हमारा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, कंफ्यूजन आप ये समझिए, मैं कांग्रेस वालों की बातों में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका इलेक्शन है, वो क्या बोलेंगे मैं उनमें जी जाऊंगा। मैं एक सिंपल बात करता हूँ। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, उससे पहले एक और रेजोल्यूशन पास हुआ, वो किया कैबिनेट ने स्टेटहुड के लिए, वो चला गया प्राइम मिनिस्टर के पास, वो चैप्टर क्लोज। अब आ गए आप असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन में ये बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसको वापस बहाल करना, जो इलीगली, इमोरली हमसे ले गए। हम कहते हैं उसको बहाल। अब मुझे भाई 2019 से क्या था हमारे पास? 2019 से पहले वही चीज़ था जो हम मांग रहे हैं, उसमें सारा कुछ जो मैंने अभी मेंशन किया हुआ है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब देखिए, आप लोगों में कंफ्यूजन कैसे डालते हैं? कंफ्यूजन ये डालते हैं जो हमारे जो दोस्त हैं, परा साहब उठेंगे, कहेंगे कि नहीं जी इसमें 370 नहीं। पर भैया स्पेशल स्टेटस तो बात ही। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक इंक्लूड है उसमें, वो तो है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो परा साहब का पहला वाला रेजोल्यूशन जो उसने वो ड्रामा किया, उसमें 370 की मेंशन ड्रामा है, ड्रामा था ना। मतलब पहले दिन देखिए, हर एक चीज़ उसूल के तरीके से चलती है।
फिर एक असेंबली मेंबर और एक रास्ते पे कोई चिल्ला रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। असेंबली एक ऑगस्ट हाउस है, इसीलिए इसको ऑगस्ट बोला है, क्योंकि ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना एक लॉ मेकिंग बॉडी है, जहां आप लॉज बनाते हैं, डिस्कशन होता है, लोगों के एहसासातों की तर्जुमानी होती है, बातें उठती हैं। अब आप मुझे बताइए, पहले दिन स्पीकर का इलेक्शन था, एलजी का एड्रेस था, दूसरे दिन ऑबिचुरी थे जो हमारे इस दुनिया से नहीं रहे, जो हमारे फॉर्मर एमएलए से, वो 2 दिन, तीसरे दिन बिजनेस ऑफ रूल्स था कि जहां आप अपना बिजनेस करते हैं। हमने अपना रेजोल्यूशन तैयार रखा था, जो हमने अपने मंशूर में रखा है कि जो पहला दिन होगा बिजनेस का, उसमें हम ये पास करेंगे। अब मुझे बताइए, जो पहले दिन यहाँ एलजी का एड्रेस है, स्पीकर इलेक्शन, ये कहते हैं जी ये रेजोल्यूशन, भैया वो कैसे होगा? अच्छा, अब वो छोड़िए एक सेकंड, जब वो रेजोल्यूशन पढ़ेंगे आप, उसमें 370 मेंशन नहीं है, और परसों क्या बोला उसने कि 370 डालो। तो जो पहले दिन था वो क्या था? उसके रेजोल्यूशन में 370 कुछ नहीं, लेकिन जब हमारे में नहीं था तो कहते हैं इनके इसमें नहीं। आप देखें कैसे गुमराह कर रहे हैं इन लोगों को, कैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने इन 2-4 लोगों को जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करवा रही है। ये वही लोग हैं, और मैं बार बार बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वही लोग हैं जिन लोगों ने 2019 किया। काश 2014 में ये लोग बीजेपी के इसमें दामन में नहीं गए होते। कौन? ये पीडीपी, आपका सजाद लोन पीसी, आपका अल्ताफ बुखारी, ये सब लोग एक ही बॉडी में थे। अब बीजेपी के हिस्सा उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और उसी बीजेपी ने 2019 किया। और दूसरी गलती इनकी, अंडर प्रेसिडेंस, जब महबूबा जी से वो सपोर्ट ले लिया, अगर वो गवर्नर के पास जाकर ये बोलती कि मैं रिज़ाइन करती हूँ, लेकिन ऑन द कंडीशन ऑफ इमीडिएट इलेक्शन आप 6 महीने में करो। प्रेसिडेंस रहा है, 6 महीने में उनको इलेक्शन कराना था, लेकिन क्या किया उन्हें? सिर्फ इस्तीफा दिया और बस। उसके बाद गवर्नर रूल आया, उसके बाद आप जानते हैं 2019 के बाद। तो वही लोग, मैंने ये बार बार, और मैं फिर से एक और बार बोलूँगा, वो एक अच्छा शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है। आप समझे? क्या मेरे साथ वफा करेगा? वही लोग जिन लोगों ने 2019 किया, वही लोग जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, आज कहते हैं जी हम जम्मू कश्मीर की खैर का। हमने उस दिन उनको, जिसको कहते हैं ना, हाथ जोड़े, मत लाइए बीजेपी को इधर। उमर साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ना मुझे इस हुकूमत में आना है, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मत लाइए बीजेपी को। उसके बावजूद अल्लाह ताला मगफिरत करे, मुफ्ती साहब को नहीं माना। चलिए, पहली बार नहीं हुआ, उसके बाद फिर 3 महीने जब मुफ्ती साहब गुजर गए, फिर महबूबा मुफ्ती को बार बार बोला, 3 महीने उसको रुकवाया, 3 महीने उसको कुछ नहीं किया। उसके 3 महीने के बाद फिर से वो बीजेपी के पास गई। क्या जब 1 साल में उनने अपने वादे पूरे नहीं किए थे, तो 1 साल तो काफ़ी है। यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 महीने में 4 फैसले किए, सबसे बड़े फैसले। उनको 1 साल मिला था मुफ्ती साहब को बीजेपी के साथ। ये वही बीजेपी है जिसने मुफ्ती सैयद को एक वहाँ ये जलसे में बोला कि हमको मुफ्ती साहब का नहीं चाहिए, हम जो चाहते हैं हम खुद करेंगे। इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स ने मुफ्ती साहब और जमात इस्लामी के बारे में कुछ नाशाइस्ता नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। उसमें इनफैक्ट प्रिविलेज इशू डाला है नज़ीर गुरेजी साहब ने। नज़ीर गुरेजी साहब एक सीनियर मेंबर है, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। प्रिविलेज मोशन उन्हें लाया, उनने कहा मैंने ऐसा कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। उनने ये तक कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा अगर मेरा आप रिकॉर्ड में देखें। और वो जो प्रिविलेज इशू है वो स्पीकर साहब के बाद। झूठ पे झूठ, ये पीडीपी वाले, ये पीसी वाले, बस इनका यही आता है झूठ बोलना। नहीं तो मुझे, जब आप कभी वहीद परा से पूछेंगे, उसको पूछिएगा कि जो आपका पहला रेजोल्यूशन है उसमें तो 370 नहीं था, अब आप 370 की बात क्यों करें? इतना झूठ, इतना फरेब हो सकता है। बस कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में डालना, किसी तरीके से कभी ये ना करना कि जम्मू कश्मीर के लोग एक राह की सांस लें। अब हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया, मुबारकबाद कीजिए। लोगों के मसाइल हैं, अब लोगों को आगे चलना है। हमें देखना है कि लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों के जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करें। नहीं, आप जी ये नहीं कर रहे हैं वो। अब चलिए अपोजिशन करें, उनका हक बनता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन गलत है ना, लोगों को गुमराह करना। अब लोग जिसको कहते हैं गलेबल है, वो समझते हैं ये क्या बात हो गई। अब बार बार हमको फिर समझाना पड़ा कि ये देखिए इनका जो ये बड़ा गेम प्लान है क्या है। नहीं तो मुझे एक चीज़ बताइए, जिस वक्त हमने रेजोल्यूशन पास किया, आगे आकर हिला रहे थे वो रेजोल्यूशन, हम इसके फेवर में हैं। ऐसा क्या हुआ बाहर, कौन सा इनको फ़ोन आया, या अब मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, डंडा आया या डांट पड़ी कि वापस आए दूसरे दिन, नहीं जी इसमें हमें अब चेंज चाहिए। और वो भी जब पास होने के बाद कहते हैं अमेंडमेंट कराओ। फिर जब समझ आया कि जी अंडर रूल वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, फिर क्या कहते हैं, हम जी नया रेजोल्यूशन लाएंगे।
कितना झूठ, कितना फरेब बोलेंगे। शेख खुर्शीद, वहीदुर रहमान पर्रा, सज्जाद लोन और कुछ और भी उनके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये है ही उसके लिए, इनका काम ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि अब ये हैरान हो गए ना, इनके पास कुछ रहा ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर बनाया और मंशूर ऐसा था जिसमें हर कोई चीज़ मेंशन की। मंशूर के जो 4 अहम चीज़ें हैं फैसले, रेजोल्यूशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, रेजोल्यूशन ऑफ स्टेटहुड, आपका जो आज वो जो एज रिलैक्सेशन की बात है, नवंबर सेशन वापस 1 महीना अभी 16 नवंबर को पूरा होगा, उसके पहले हमने इतने बड़े फैसले लिए। व्हाट इज नेक्स्ट? अभी बहुत है जो जब मैं मंशूर मेरा लाऊंगा जिसमें 12 गारंटीज हैं और 26 वादे हैं और 5 साल के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। वादा बंद है हर एक उस फैसले पे, हम कायम दायम है जो हमने फैसले किए हैं। और ये अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हो, हमने शुरुआत की है। अल्लाह ताला का साथ हो, लोगों की दुआएं साथ हो, हम लोग वो हर एक फैसला करेंगे जो लोगों के हित में है, जो लोग चाहते हैं, और इंशाल्लाह वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं ये जो 5 लोग हैं और इसी तरह ये जो बीजेपी के, ये हमेशा रोड़े अटकाएंगे हमारे। डर किससे लगता है इन 5 लोगों किसी से डर नहीं लगता है हमें। अल्लाह ताला से लगता है, हमें अल्लाह ताला के और ईमान से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला के अलावा हमें किसी से डर फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो शायद हम डर गए होते, रेजोल्यूशन डर गए होते हम ये सब फैसले लेने से। हम डरते नहीं हैं, हम सिर्फ मौका देते हैं इनको कि आप भी हमारे साथ आ जाइए, चलिए जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएं, एक साथ ले जाएं। उमर साहब हमेशा चाहते हैं कि इन सबको, अपोजिशन को भी साथ ले जाएं, और बार बार उन्हें मिनिस्टर्स को बोला अगर आपका अपोजिशन मेंबर आए उनका भी काम बराबर किया करो, क्योंकि लोगों ने उनको भी चुना है। लेकिन ये लोग बार बार रोड़े अटका रहे हैं। चुप करिए, करने दीजिए इनको। अगर ये गंदी सियासत, पेटी पॉलिटिक्स करने दीजिए। लेकिन हम कायम दायम हैं, लोगों ने हमें एक भरपूर भरोसा दिया है, मैंडेट दिया, उस मैंडेट पे इंशाल्लाह हम खरा उतरेंगे और वो हर एक वादा पूरा करेंगे। आगा सईद रूहुल्लाह के ख़िलाफ़ वहीदुर रहमान पर्रा स्पेस पर बोलते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठानी चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए असेंबली में। आगा साहब की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे जिसको कहते हैं ना, वो टॉर्च बेयरर रहे हैं हमारे स्पेशल स्टेटस पे, हर एक बार अपनी स्पीच में उन्होंने ये कहा है, और वो पहले जो असेंबली में पहला हमने वो पूरा किया। तो आगा साहब इनकी तरह नहीं है जो झूठ बोलेंगे अपने इसके लिए, इक़्तिदार के लिए। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो जो कहते हैं मुंह पे बोलते हैं, फिर चाहे किसी को बुरा भी न लगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो बहुत चहीते और सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, और वो जब जो बात करते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बात की इज्जत रखता है, जिस तरह उनने उसके बारे में बात की, जिस तरह रिजर्वेशन की बात की, हर एक चीज़ पे जो वो कहते हैं गवर्नमेंट उस पर बराबर सोच समझ के उसके ऊपर फैसला लेता है। तो बाकी वहीद साहब का तो एक ही प्रॉब्लम है ना, अब आप समझ सकते हैं वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो उनके पीछे कौन लोग ये उसे करवा रहे हैं। मानते हैं कि एजेंसीज करवा रही हैं? अब आप खुद जानते हैं, मैं ही नहीं बोलता हूँ, पूरा जम्मू कश्मीर बोलता है कि वो किसकी गीत गाता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको ये चुन के भेजा कि वो शायद पुलवामा के लोगों को की तर्जुमानी करेंगे, लेकिन वहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं, किसी तरीके से तफरुकात डाल रहे हैं। बट मेरा यही सलाह होगा उनको कि जो बोलते हैं वो उनकी जो इनिशियल स्पीच थी बड़ी अच्छी थी। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 370 की जितनी बात यहाँ पर उठेगी उतना बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा आने वाले इलेक्शन जो महाराष्ट्र में। अब वो तो चाहते, अब आप खुद सोचें, आप अपनी बात का सब जवाब दे रहे हैं। हमें वो, जैसे सीएम साहब ने कहा, हमें वो रेजोल्यूशन पास करना है जो जिस पे कल हम दिल्ली में बात करें। अब आप वो रेजोल्यूशन पास करो जिस पे हम तो ऑटोनॉमी का भी इसमें मेंशन कर सकते थे, हम तो सब कुछ कर सकते थे। अगर सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना ब्राउनी पॉइंट्स या मीडिया में फ्रंट पेज पे लाना, वो हम सब कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को हासिल करने के लिए हमें वो रास्ता ढूंढना है। बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप क्या बात करते हैं, एक अगस्त हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो अगस्त 5, 2019 में हुआ, उसमें उस फैसले में हम साथ नहीं हैं। हम चाहते हैं वो जो फैसले वापस लें और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो चीज़ वापस दी है जो उनसे ली गई है। कांग्रेस से दूरी लग रही है नेशनल कांग्रेस? ये दूरी नहीं है, बिल्कुल दूरी नहीं। हम जो अलायंस है एक साथ है, उसमें यूसुफ तारिगामी साहब भी हैं, उसमें कांग्रेस है, उसमें हम लोग हैं, इंडिपेंडेंट सब हैं।
अच्छा, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, 20-20 साल, 10-10 साल, 25 साल हो गए उन्हें काम करते हुए, बट एक्सपेक्टेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और कई सारे ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स पे, तो कब तक जो है उनका मुद्दा हल किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक पढ़ूंगा, ये सिर्फ इतने ही नहीं है जी। इसमें जो हमारा सिर्फ कैजुअल लेबर्स ही नहीं है, जो हमने कहा था इसमें, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये देखिए, ये मैं मंशूर पढ़ रहा हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ इन एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, सीआईसी ऑपरेटर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, होम गार्ड, रहबरे खेल और जो भी अदर कैटेगरीज हैं, ये हमने मंशूर में लिखा है। इन सब के हम आस्ते आस्ते इन पे सब पे फैसला करेंगे और ये गवर्नमेंट वादा बंद है। और ये ऐसे देखिए, पहली बार जो मंशूर हुआ ना, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बहुत सीनियर लोग हैं वो बैठे और इसके ऊपर कार्रवाई की। ये एक दिन का काम नहीं था, इसमें लोगों से हमने मशवरे लिए, एक एक डिपार्टमेंट में पता कराया कि कैसे क्या कर सकते हैं। इन सब में बैठ के फिर हमने ये मंशूर बनाया और तब इसको रिलीज़ किया जब अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, ये बोलने के लिए कि हम तैयार हैं। और जो हमारे 4 फैसले हैं वो इसकी अक्कासी करता है कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। बस लोगों का भरोसा, मैं आपके ज़रिए लोगों को इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और हम पे भरोसा करें। हम लोगों को, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, हम लेट डाउन नहीं करेंगे। हम जानते हैं मुश्किलात हैं, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें रोड़े अटकाएंगे लोग, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला का साथ हो, हम इन जो हमने वादे किए हम उसको पूरा करेंगे। बडगाम सीट का क्या कुछ होगा? वो अभी लीडरशिप डिसाइड करेगी। अभी उसमें पहले इलेक्शन तो अनाउंसमेंट होने दीजिए, उसमें सीनियर लीडरशिप बैठ के उसके ऊपर बात करेंगे। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा, जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तमाम जितने भी लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि उम्मीद की किरण एक नज़र आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, तो जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जो भी सेक्रेटरीट में काम करते हैं, तो दरबार मुँह को लेकर एक क्योस चल रहा है कि कब दरबार मुँह की अनाउंसमेंट होगी। दरबार मुँह एक महाराजा की लेगेसी है और महाराजा की लेगेसी को हम ये मानते हैं कि ये कभी बंद होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक्ड है स्टेटहुड के साथ। जिस दिन हमारा स्टेटहुड वापस आएगा, मुझे नहीं लगता है उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत में एक दिन भी डिले होगा। हम वादा बंद हैं, ये जान के कि बहुत लोगों ने जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने की कोशिश की। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां रिच, इसमें इतना अच्छा कल्चर होता था, जहां जम्मू के कश्मीर आते थे, कश्मीर के एक ब्रिज होता था आपस में, एक रिच कल्चर था। उसको बिना सोचे समझे इन लोगों ने, जिस तरह नवंबर सेशन कैंसिल किया, उसी तरह ये दरबार। लेकिन हमने अपने मंशूर में भी लिखा है, इंशाल्लाह स्टेटहुड आ जाए, जल्द से जल्द हम उसके ऊपर फैसला करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो दूरियां हुई हैं जम्मू और कश्मीर में, इसको इंशाल्लाह हम इसमें कमी करें और वो वैसे ही वो प्यार और मोहब्बत का वो जो है उसको हम वापस लाएं। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि हमारे साथ तनवीर सादिक जी मौजूद थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाना कि आखिरकार हाल क्या है अंदर का और किस तरीके से आने वाले वक्त में जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।